मायका टूटे ससुराल न टूटे। ससुराल में नई बहू काया को आए कुछ ही दिन होते हैं, लेकिन काया अपनी सारी जिम्मेदारियों को भली भांति समझती है और उसे पूरा भी करती है। माँ जी, शादी में बनी सारी नमकीन और स्नैक्स खत्म हो गए हैं। मैं नाश्ते के लिए कुछ नमक पारे, मठरी और मिठाइयाँ बना देती हूँ। काया बहू तो सुबह से लगी हुई है। तूने नाश्ता बनाया, खाना बनाया, अब थोड़ा तो आराम कर ले। स्नैक्स के लिए मैं निहारिका को बोल देती हूँ, निहारिका कुछ बना लेगी, तू अपने कमरे में जा। नहीं माँ जी, जेठानी जी को क्यों परेशान करना, मैं सारे काम कर लूंगी ना। आप एक बार मेरे हाथों से बने नमक पारे, मठरी और मिठाइयाँ खाकर देखिए, आप मुझे बार बार बनाने के लिए कहोगी। उर्मिला हंसते हुए कहती है, ठीक है, जा बना ले, लेकिन स्नैक्स बनाकर तू आराम कर लेना। हाँ ठीक है माँ जी। काया रसोई में जाकर खाने पीने की चीजें बनाने लगती है। सारी चीजें बनाते बनाते शाम हो जाती है। क्या बात है, आज तो किचन से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। काया बहू स्नैक्स बना रही है। उसी समय काया अपने हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है, जिसमें ताजे बने गर्मा गर्म स्नैक्स भी होते हैं। उमेश और उर्मिला पहली बार काया के हाथों से बने स्नैक्स खाते हैं। बड़ा टेस्टी बना, और इनके साथ चाय का अलग ही मजा आ रहा है। तभी वहां निहारिका भी आती है। जेठानी जी, ये लीजिए आपकी चाय और स्नैक्स। निहारिका भी काया के बनाए हुए स्नैक्स खाती है और मन ही मन सोचती है, इसने तो दुकानों में बने स्नैक्स को फेल कर दिया। ऐसे लाजवाब स्नैक्स तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। निहारिका को भी काया के हाथ के बने स्नैक्स बेहद अच्छे लगते हैं, लेकिन तारीफ के नाम पर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। काया बहू के आने के बाद अब बाजार से स्नैक्स मंगवाने का खर्चा बच जाएगा। काया तो अब घर पर ही ऐसे बढ़िया बढ़िया स्नैक्स बना लिया करेगी। जी माँ जी, मैं इसके अलावा और कई तरह के स्नैक्स बना लेती हूँ। छोटे समोसे, कचौरियाँ, सूजी और बेसन के लड्डू। हमारे मुंह में तो पानी आ गया। काया, कुछ स्नैक्स ऑफिस ले जाने के लिए भी बना देना। धीरे धीरे काया अपने गुणों से सबका दिल जीत लेती है। एक दिन उमेश सब्जी लाने बाजार जा रहा था। पिताजी, आप आराम से बैठिए, सब्जियां मैं लेकर आती हूँ। अरे बहू, तू रहने दे, अब तक तो बाहर के सारे काम मैं ही करता आया हूँ, मुझे ही करने दे। अब मैं आ गई हूँ ना, अब घर के साथ साथ बाहर के सारे काम भी मैं ही करूंगी। काया उमेश के हाथ से सब्जी का बैग ले लेती है और बाजार चली जाती है। निहारिका मन ही मन सोचती है, बड़ी संस्कारी और आज्ञाकारी बहू बन रही है। मैं भी देखती हूँ कब तक चलेगा ये सब। बहुत जल्दी इसे ससुराल और मायके में अंतर समझ आ जाएगा। ससुराल ससुराल होता है और मायका मायका। जो बात मायके में होती है वो ससुराल में कहाँ। लेकिन काया के लिए तो उसका ससुराल ही सब कुछ था, उसके मायके से भी बढ़कर। एक शाम जब अभिनव ऑफिस से घर आता है तो देखता है काया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या बात है काया, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बस थोड़ा सर में दर्द है और चक्कर भी आ रहे हैं। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। पहले मैं रात के खाने का इंतजाम कर लेती हूँ, फिर चलूंगी। काया डॉक्टर के पास जाने से पहले रात के खाने के लिए सब्जी बना लेती है। माँ जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं अभिनव के साथ डॉक्टर के पास जा रही हूँ। मैंने रात के खाने के लिए सब्जी बना ली है, वापस आकर रोटियां बना दूंगी। अरे जब तेरी तबीयत खराब थी तो तूने सब्जी क्यों बनाई? और तुझे रोटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, रोटी निहारिका बहू बना लेगी। तो आराम से डॉक्टर के पास जा। हाँ, उर्मिला निहारिका को आवाज लगाती है, निहारिका बहू, निहारिका बहू। लेकिन निहारिका तो उर्मिला को कोई जवाब ही नहीं देती। कमरे से पीयूष निकलकर बाहर आता है। माँ, वो निहारिका घर में नहीं है। घर में नहीं है? कहाँ गई? मुझे बताकर नहीं गई, शायद किसी काम से बाहर गई है। मैं उसे फोन करता हूँ। पीयूष निहारिका को फोन करता है। अरे निहारिका, कहाँ हो तुम? पीयूष, आज स्कूल से ना बिन्नू की रिपोर्ट कार्ड आई है। बिन्नू अपने क्लास में फर्स्ट आया है, तो मैं बिन्नू से मिलने मायके जा रही हूँ। रास्ते में बिन्नू के लिए कुछ चॉकलेट और मिठाइयाँ लेनी है, आप मुझे कुछ पैसे ऑनलाइन पेमेंट कर दो ना। अरे वो सब ठीक है निहारिका, लेकिन मायके जाने से पहले तुमने माँ को नहीं बताया? कम से कम मुझे तो बता देती, मैं भी बिन्नू से मिल लेता। पीयूष, मैं ना काफी जल्दबाजी में थी, इसलिए माँ जी को बता नहीं पाई, और आपको ऑफिस से आने में देर हो रही थी तो मैं निकल गई। थोड़ी देर की तो बात है, रात तक आ जाऊंगी ना घर। पीयूष फोन रख देता है और उर्मिला को बताता है कि निहारिका अपने मायके गई है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं वापस आकर रोटियां बना दूंगी। काया अभिनव के साथ डॉक्टर के पास चली जाती है। चेकअप कराने के बाद रात को जब काया घर वापस आती है तो सबके लिए रोटियां बनाती है और सबको खाना खिलाती है। इधर घर में सब निहारिका का इंतजार कर रहे थे। निहारिका बहू अभी तक घर नहीं आई? उसने कहा तो था कि रात तक घर आ जाएगी, आती होगी। लेकिन निहारिका उस रात न आकर अगले दिन ससुराल आती है। एक दिन उर्मिला के घुटनों में दर्द हो रहा था,
दर्द के मारे वो सोफे पर ठीक से बैठ भी नहीं पाती है। उर्मिला के चेहरे से उसके घुटनों का दर्द साफ झलक रहा था। निहारिका वहीं बैठकर टीवी पर अपना फेवरेट वेब सीरीज देख रही थी। जहां निहारिका उर्मिला की तरफ देखती भी नहीं, वहीं काया उर्मिला का दर्द समझ जाती है। क्या बात है माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं ठीक हूँ काया, वो मुझे कुछ नहीं हुआ, उम्र के साथ ये सब चलता रहेगा। उर्मिला सोफे पर बैठी थी और बार बार अपने घुटने को सहला रही थी। माँ जी, आपकी घुटनों में दर्द है ना? मैं अभी आपके घुटनों में तेल मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तू रहने दे, तू सारा दिन एक टांग पर खड़ी रहकर घर के काम करती है। माँ जी, मैं घर के सारे काम भी कर लूंगी, लेकिन सबसे पहले आपकी घुटनों का दर्द ठीक करूंगी। काया फौरन किचन से एक स्टूल लाकर उर्मिला के पैरों के नीचे रख देती है, जिसके बाद वो फिर किचन में जाती है और सरसों तेल में लहसुन और लौंग हल्का गर्म करके लाती है, जिसके बाद वो उर्मिला के दोनों घुटनों में गुनगुना तेल मालिश करती है। थोड़ी देर के बाद उर्मिला को घुटनों के दर्द में आराम मिल जाता है। बस बस, अब रहने दे बहू, मेरे घुटनों का दर्द तो बिल्कुल गायब हो गया। घुटनों के दर्द के कारण कल पूरी रात ना सो नहीं पाई थी, मुझे नींद भी आ रही है। माँ जी चलिए, मैं आपको कमरे में ले जाती हूँ, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। काया उर्मिला को सहारा देकर उसके कमरे में ले जाती है और उसे बेड पर लिटा देती है। थोड़ी देर में उर्मिला को नींद आ जाती है। इधर निहारिका को इन सब से कोई मतलब ही नहीं होता है, वो तो बस टीवी देखने में व्यस्त होती है। एक दिन अचानक काया के मायके से उसके भाई का फोन आता है। काया, माँ सीढ़ियों से गिर गई है, उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया है। क्या? कब हुआ ये सब? माँ आप कैसी है, कहाँ है? कल शाम को माँ छत से कपड़े सुखाकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तभी उनका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। भैया आपने कल मुझे क्यों नहीं बताया? तू परेशान हो जाती ना बहना, तू चिंता मत कर, डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी है, माँ घर पर आराम कर रही है। काया फोन रख देती है, लेकिन वो अपनी माँ को लेकर काफी चिंतित हो जाती है। क्या बात है काया बहू, तू परेशान लग रही है, सब ठीक तो है ना? माँ जी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए मायके जा सकती हूँ? वो क्या है ना, माँ सीढ़ियों से गिर गई और उनके पैर में फ्रैक्चर आया है। काया बहू, इसमें पूछने की क्या बात है? तू थोड़ी देर क्या, कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जा, तेरी माँ को तेरी जरूरत है। समतन जी से मिलने मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, लेकिन मेरे कमर का दर्द। इतना कहते ही उर्मिला के मुंह से दर्द भरी चीख निकल जाती है। माँ जी क्या हुआ आपको? कमर में दर्द। काया बहू, ये सब बुढ़ापे की बीमारियां हैं, ये सब होती रहेंगी, तू अपने मायके जा और कुछ दिन रह के आना, इस वक्त तेरी माँ को तेरी ज्यादा जरूरत है। नहीं माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। अरे तू मेरी चिंता मत कर, यहाँ निहारिका बहू है ना, मैं अभिनव से बोल देती हूँ, तुझे मायके छोड़ देगा। नहीं माँ जी, जब तक आपका कमर का दर्द ठीक नहीं हो जाएगा मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं पहले आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। अरे काया बहू, जरा सा कमर दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है माँ जी, आप मेरे साथ चलिए। काया उस दिन मायके ना जाकर उर्मिला को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उर्मिला को कुछ दिन बेड रेस्ट करने की सलाह देता है। घर आने के बाद, काया बहू तू अपने मायके चली जा, मैं यहाँ आराम से हूँ, मेरा ख्याल रखने के लिए निहारिका बहू है ना? नहीं माँ जी, जब तक आपका कमर दर्द ठीक नहीं हो जाता मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मायके में मेरी भाभी माँ का ख्याल रख लेंगी, आपको मेरी जरूरत है, मैं आपकी कमर में तेल मालिश कर देती हूँ। काया किचन में जाकर अपने देसी तेल के नुस्खे को आजमाती है। वो तेल में लहसुन लौंग गरम करके लाती है और उर्मिला की कमर में मालिश करती है, जिससे उर्मिला को बहुत आराम मिलता है। इधर काया इमरजेंसी में भी अपने मायके नहीं जाती, तो वहीं निहारिका छोटी सी बात पर बिना बताए मायके चली जाती है। काया किचन में खाना बना रही होती है तो उर्मिला निहारिका को बुलाती है। निहारिका बहू, निहारिका बहू, जरा मेरा चश्मा तो ढूंढ कर ला दे, चश्मा नहीं मिल रहा, शायद बाहर खाने के टेबल पर रह गया है। लेकिन निहारिका को कोई जवाब ही नहीं आता। उर्मिला, तुम निहारिका को बेकार ही बुला रही हो, मैं तुम्हारा चश्मा लेकर आता हूँ। तभी उर्मिला की आवाज सुनकर काया किचन से दौड़कर उसके कमरे में आती है। क्या बात है माँ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? अरे बहू, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, मैं निहारिका को कब से आवाज लगा रही हूँ। माँ जी, जेठानी जी घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? कहाँ चली गई? काया बाहर खाने के टेबल से उर्मिला का चश्मा लेकर आती है। जेठानी जी कहाँ गई है, कुछ बताकर नहीं गई। मायके गई होगी, उसकी यही आदत है बिना बताए मायके जाना। कोई बात नहीं माँ जी, मैं हूँ ना आपके पास। अरे बहू, तू घर के सारे काम भी करती है और हमारा ख्याल भी रखती है, तू भी तो थक जाती होगी। पिताजी, आप दोनों मेरे माता पिता हो, आपकी सेवा करने से मुझे थकान नहीं होती बल्कि खुशी मिलती है। थोड़ी देर में काया उर्मिला के कमरे में खाना लेकर आती है और उसे बेड पर ही खाना खिलाती है।
बहू मुझे बाहर बुला लिया होता, इतनी परेशान क्यों हो रही है? माँ जी, आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है ना, और आपकी सेवा करने में परेशानी कैसी? मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। और सच कहूँ तो लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है, और जिसके पास आपकी जैसी माँ समान सास हो, उसके कदमों में जन्नत होती है। उर्मिला बड़े प्यार से काया के सर पर अपना हाथ फेरती है। शाम को निहारिका घर आती है तो उसे उर्मिला दिखाई नहीं देती। काया, माँ जी कहाँ है? माँ जी अपने कमरे में आराम कर रही है, उनकी कमर में दर्द है। निहारिका उर्मिला के कमरे में जाती है और बिना उसका हालचाल पूछे उसे सफाई देने लगती है। माँ जी वो क्या है ना, मायके से माँ का फोन आया था, माँ ने कुछ साड़ियां और चूड़ियां खरीदी थी ना, तो मुझे बुला लिया। देखिए मैं आपके लिए भी साड़ियां और चूड़ियां लेकर आई हूँ। निहारिका बहू, अभी तो तू ये साड़ियां और चूड़ियां अपने कमरे में ले जा, बाद में देख लूंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक है माँ जी। निहारिका सारा सामान लेकर वहां से चली जाती है। कुछ दिन के बाद जब उर्मिला की तबीयत में सुधार आ जाता है तो काया अपने मायके जाने की इजाजत मांगती है। माँ जी, क्या मैं थोड़े दिन के लिए मायके चली जाऊं? काया बहू, तुझे अपने मायके जाने के लिए मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, तो आराम से जा और वहां मेरी फिक्र मत करना। निहारिका नोटिस करती है कि काया मायके जाने से पहले उर्मिला से इजाजत मांग रही है। अभिनव काया को उसके मायके छोड़ देता है, लेकिन मायके जाने के बाद भी काया वहां से बार बार उर्मिला को फोन करती और उसका हालचाल पूछती। माँ जी, अब ठीक तो है ना? आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? अरे काया बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। तू इतने दिनों के बाद अपने मायके गई है, वहां एंजॉय कर और मेरी समधन जी का ख्याल रखना। ठीक है माँ जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। काया फोन रख देती है, जिसके बाद उर्मिला काया की बहुत तारीफ करती है। काया बहू मेरा कितना ख्याल रखती है, ऐसा लगता है उससे मेरा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। भगवान उसे सदा खुश रखे। काया बहू तुम्हें सास नहीं बल्कि अपनी माँ मानती है। सच में वो मेरी बहू नहीं बेटी है, भगवान ऐसी बहू सबको दे। उर्मिला और उमेश की बातें निहारिका सुन रही थी। वो नोटिस करती है कि जब से काया बहू बनकर घर में आई है, उर्मिला उसे निहारिका से ज्यादा प्यार करती है। जहाँ काया अपने मायके में रहकर भी रोज उर्मिला को फोन करती और उसके बारे में पूछती, तो वहीं निहारिका घर के काम को शॉर्टकट में निपटाकर अपनी माँ से फोन पर बातें करने में लग जाती। एक दिन की बात है, घर में उर्मिला और निहारिका के अलावा कोई नहीं होता है। अचानक उर्मिला की कमर में फिर से तेज दर्द होने लगता है। वो अपने कमरे से निहारिका को आवाज लगाती है। निहारिका बहू, निहारिका बहू, जरा बाहर से मेरी दवाई तो ला दे। लेकिन निहारिका उर्मिला की आवाज सुनती भी नहीं। उर्मिला बार बार निहारिका को आवाज लगाती है। निहारिका बहू, मेरे कमर में बहुत दर्द है, मुझसे उठा नहीं जा रहा, जरा दवाई तो ला दे। लेकिन निहारिका तो फोन पर अपनी माँ से बातें करने में बिजी थी। कमर दर्द के मारे उर्मिला की आंखों से आंसू आ जाते हैं। ठीक उसी वक्त उर्मिला के पास काया का फोन आता है। काया बहू, कैसी है तू बेटा? फोन पर उर्मिला की दर्द भरी आवाज सुनकर, क्या बात है माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता मेरी समधन जी कैसी है? माँ ठीक है, लेकिन आपको क्या हुआ है, बताइए ना माँ जी। जरा कमर में दर्द है। माँ जी आप चिंता मत करो, मैं अभी घर आ रही हूँ। काया बहू, तुझे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन काया उर्मिला की बात सुने बिना फोन रख देती है और फौरन ससुराल जाने की तैयारी करती है। क्या बात है काया बेटा, कहाँ जा रही है? माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन मैं उनकी आवाज से समझ गई कि उन्हें मेरी जरूरत है। फिर तो तू जल्दी जा बेटा, पता नहीं समधन जी किस हाल में होंगी। भास्कर घर पर होता तो तुझे गाड़ी से ससुराल छोड़ देता। जा जा बेटा, घर जल्दी पहुंच जा। माँ मैं कैब बुला लेती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। काया कैब बुलाती है और फाल्गुनी से गले लगकर उससे विदा लेती है। आधे घंटे के अंदर काया अपने ससुराल पहुंच जाती है। निहारिका दरवाजा खोलती है। अरे काया, तुम तो परसों आने वाली थी ना? माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मैं आज आ गई। माँ जी को क्या हुआ, मुझे बता देती। काया और निहारिका दोनों उर्मिला के कमरे में जाती है। काया बहू, तू क्यों आई? इतने दिन बाद तो मायके गई थी, 2 दिन और रह लेती। माँ जी यहाँ आपकी तबीयत खराब है, मैं भला मायके में आराम कैसे कर सकती थी? माँ जी आप मुझे बुला लेती। मैंने तुझे कितनी आवाजें लगाई, लेकिन तू नहीं आई। वो तो काया बहू फोन नहीं करती तो किसी को पता भी नहीं चलता कि मेरी तबीयत खराब है। काया जल्दी से दवाई लाकर उर्मिला को खिलाती है। उसके बाद वो किचन में जाकर अपना देसी तेल का नुस्खा फिर से आजमाती है। वो सरसों के तेल में लहसुन और लौंग गरम करके लाती है और उर्मिला की कमर में मालिश करने लगती है। कितना आराम मिल रहा है। काया बहू, तेरे हाथों में कोई जादू है। तेरा हाथ लगते ही मेरी कमर और घुटनों का दर्द गायब हो जाता है। मुझे एक बेटी की कमी थी जो तूने पूरी कर दी।
तू मेरी बहू नहीं बेटी है। निहारिका देखती है कि उर्मिला काया पर अपना सारा प्यार लुटा रही है। वो काया को प्यार से गले लगाती है। काया के प्रति उर्मिला का प्यार भरा व्यवहार देखकर निहारिका भी मन ही मन ठान लेती है कि अगर उसे भी काया की तरह उर्मिला का प्यार पाना है तो उसे काया की तरह ही बनना होगा। काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन ना तो निहारिका अपने मायके जाती है, न अपनी माँ से फोन पर ज्यादा बात करती है। एक दिन उर्मिला के पास निहारिका की माँ सारिका का फोन आता है। नमस्ते समधन जी, निहारिका फोन नहीं उठा रही है। आज मैं मेला घूमने जा रही थी तो सोचा निहारिका को साथ लेती चलूं। मैं अभी निहारिका बहू से कहती हूँ कि आपसे बात कर ले। और सब बढ़िया है ना बहन जी? जी जी सब बढ़िया। उर्मिला फोन रख देती है और निहारिका को बुलाती है। निहारिका बहू। जी माँ जी। समधन जी का फोन आया था, तुझे मायके बुलाया है? नहीं माँ जी, मैं मायके नहीं जाऊंगी। अरे चली जा, तू तो जाती रहती है। वो मेला घूमने जा रही है, जा तू भी कुछ शॉपिंग कर लेना। नहीं माँ जी, अभी घर में बहुत काम है, मेला बाद में घूम लूंगी आपकी और काया के साथ। मतलब काया ने निहारिका का काया पलट कर दिया था। निहारिका अपनी देवरानी काया की राह पर चलने लगती है। छोटी छोटी बातों पर बिना बताए मायके जाने वाली निहारिका अब बड़ी से बड़ी बात पर भी मायके जाने से पहले सास उर्मिला की इजाजत लेने लगती है। एक दिन, माँ जी मुझे आपसे कुछ पूछना था। ऐसे क्या बात है निहारिका बहू, बताओ क्या पूछना है? बिन्नू के स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया है। बिन्नू को काफी चोटें आई हैं। मैं बिन्नू से मिलने मायके जाना चाहती हूँ। अरे इतनी बड़ी बात हो गई और तू मुझे आप बता रही है, इसमें पूछने वाली क्या बात है? चल तेरे साथ मैं भी चलूंगी। निहारिका भाभी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे भाई, बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, हम सब बिन्नू को देखने चलेंगे। निहारिका के साथ पूरा परिवार बिन्नू से मिलने उसके मायके जाता है। बिन्नू को घायल हालत में देखकर निहारिका रोने लगती है। निहारिका, तुम कुछ दिन यहीं रुक जाओ, बिन्नू ठीक हो जाए तो घर आ जाना। हाँ निहारिका बहू, तो बिन्नू के पास ही रुक जा। नहीं माँ जी, मैंने बिन्नू को देख लिया, मेरा जी हल्का हो गया। मैं आप लोगों के साथ घर चलूंगी। निहारिका, घर पर तुम्हारा दिल नहीं लगेगा, बार बार तुम्हें बिन्नू का ख्याल आएगा, और माँ भी तो कह रही है कि तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन निहारिका नहीं मानती और शाम को सबके साथ ससुराल वापस आ जाती है। घर आकर निहारिका उर्मिला के गले लग जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती है। माँ जी, मैंने ये बात समझने में बहुत वक्त लगा दिया कि शादी के बाद ससुराल ही लड़की का अपना घर होता है और ससुराल के लोग उसका अपना परिवार। उर्मिला बड़े प्यार से निहारिका को गले लगाती है। चल, तो समझ गई, यही मेरे लिए बहुत है। अब जल्दी से अपनी आंखें पोंछ और मेरे लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर ला, जा।